नमस्कार दोस्तों, इंडियन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास नंबर 5। ये हमारी क्लास नंबर 5 है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत मैं मैथ के आपको वो सारे क्वेश्चंस कराता हूँ जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। हमेशा की तरह वही कहूंगा, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आने वाले समय में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उनकी संख्या समान है। यदि उनका मूल 22.50 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सारे सिक्कों को क्या करो, जितनी भी सिक्कों की संख्या है, मतलब जितने भी अमाउंट दिया हुआ उनको पैसे में कन्वर्ट कर लो, पैसों में कन्वर्ट कर लो, या फिर जितने भी पैसे वगैरह दिए हैं उनको रुपए में कन्वर्ट कर लो। बस ये दो तरीके होते हैं, दो ही तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इस बार मैं रुपए में कन्वर्ट करके करूंगा, ठीक। तो इस बार ये नहीं कर रहे, अपन ये वाला तरीका करते हैं। तो क्या करना है इसमें, देखो हमारे कितने पैसे दिए, 25 पैसे दिए। तो 25 पैसे में 25 पैसा जो दिया है, 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं। यदि मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 25 पैसे में होते हैं 1/4 रुपए। 1/4 रुपए मेरा होता है, ठीक। और 50 पैसे में कितना होता है, 50 पैसे इक्वल टू होता है 1/2 रुपए। अच्छा, ये कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो ऐसा लिख रहा हूं, यहाँ देखो कि 1 रुपए में मेरा कितना पैसा होता है, 1 रुपए में होता है मेरा 100 पैसा। तो एक पैसे की कीमत क्या होगी, एक पैसे की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/100 रुपए, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया था 25 पैसा। 25 पैसे की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, 25 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। तो इससे इसको जब मैं काटूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। ये इस प्रकार से मैंने ये 1/4 कर दिया। ऐसा ये दूसरा है, क्या है, 50 पैसे है। तो 50 पैसे मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये मैंने 1/2 ऐसे लिख दिया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक ना। चलिए इसे एक मिनट ड्रॉप कर दें। अब इसमें क्या दिया है, इन जितनी भी संख्या जो दी है उनको सबको हम इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल रख देंगे, जो हमें दिया हुआ है। अब देखो ऐसे ही रैंडमली तो हम मान नहीं सकते, तो इसे क्या करो, इसे x के फॉर्म में मान लो। तो ये हम मान लेते हैं x/4 है। ये जो पैसा है ये मेरा x/2 है। इन दोनों का सम कितना दिया है, x/4 प्लस x/2 इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है 2.250 रुपए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x, ये हो जाएगा मेरा 2x इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 22.50। यहां से मैं जब सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 3x, इस 4 को मैं वहां लेकर जाऊंगा इंटू 4। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या करूंगा, 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। ये पॉइंट हटा दीजिए तो वैल्यू ये हो जाएगी, इससे ये कट गया। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 7 पे 21, 3 5 15, ये हो जाएगा 10 बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 5 बार। 5 से 75 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। और 15 इंटू 2 जब हम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 30 है ना। 30 रुपए मेरी आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी है। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, दिखने में लोगों को लगता है टफ है, लेकिन वो टफ नहीं होते, वो सिंपल होते हैं, तो उन्हें आसानी से कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़ना होता है। एक आदमी, अमीर आदमी ने अपनी जायदाद के जमीन के रूप में जो है उसके पास कि 5 बेटों में बंटवारा कर दिया। लेकिन बाद में उसने क्या किया, अपने छोटे बेटे का हिस्सा वापस ले लिया और उसे अन्य बेटों में बांट दिया, ठीक है। यदि सबसे बड़े बेटे के पास कितना है, 93.75 मीटर स्क्वायर की जमीन है, तो अमीर के पास वास्तव में कितनी जमीन थी। देखो अब इसमें आप डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा पढ़ते पढ़ते कि इसके पास कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, 5 लोग थे। इसमें से क्या किया उसने, एक बच्चे से ले ली, भैया तू मुझे वापस कर दे। आप कितने बच्चों के पास जमीन बची, 4 बच्चों के पास। तो इसने जो जमीन का हिस्सा वापस लिया है ना एक बंदे से, उसको इसने खुद नहीं रखा है, क्या कर दिया है, इन चारों में उसने बराबर बराबर बांट दिया।
ठीक, इसका मतलब मैं दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकता हूँ कि जो जमीन थी उसने जमीन के 4 हिस्से किए हैं। अब जमीन के 4 हिस्से किए हैं और बड़े बेटे के पास यदि इतनी जमीन आई है और चारों हिस्से बराबर बराबर हैं, तो यदि एक के पास इतनी आई है तो चारों के पास इतनी इतनी आई होगी ना। तो इसलिए आप इसमें 4 का कर दो मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 चौको 20, 7 चौको 28, 29 30, 4 तिया 12, 13 14 15 हो जाएगा और 9 चौको 36, 36 और 1 37 और पॉइंट ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 375 मीटर स्क्वायर उसके पास टोटल जमीन होगी। देखो कितना सा आंसर है, देखने में कितना बड़ा लग रहा था क्वेश्चन। तो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5000 आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं और 250 लोग क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं और 1500 लोग चाय कॉफी दोनों पीते हैं। उनमें से कितने लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। देखो बहुत आसान है, इसे करने का क्या तरीका रहता है, मतलब इसे अपन फ्लो चार्ट से बना सकते हैं। अरे थोड़ा छोटा रह गया, बड़ा करते हैं। ये मैं मान के चलता हूँ मेरे पास टोटल दिया हुआ है। ठीक, ये जो एक ये हिस्सा बना दिया, ये वो है जो लोग क्या है जो चाय पीते हैं। चाय को मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं टी से बता रहा हूँ। ये जो टोटल इसकी जो कैपेसिटी, वो कैपेसिटी कितनी 5000 लोगों की है। ये लोग चाय पीते हैं और कुछ लोग जो हैं वो मेरे क्या है, कुछ लोग मेरे क्या लिखा है कॉफी पीते हैं, तो ये कॉफी की होगी, ये लोग कॉफी पीते हैं। और जो बीच वाला है, बीच वाला ये जो है ये वाला हिस्सा, ये कॉमन होता है, मतलब कॉमन मतलब ये दोनों पीते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें वैल्यू कैसे पुट किया करो। जब भी आप ऐसा वेन डायग्राम बनाते हो तो वेन डायग्राम में जो भी कॉमन वाली वैल्यू होती है उसको बीच में रख दिया करो, तुरंत आंसर आसान हो जाता है। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ तो आसान दिखेगा। अभी जो कॉमन वाले हैं, जो दोनों लोग चाय पीते हैं, वो क्या है 1500, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1500। यदि ये 1500 हो गया तो चाय वाले कितने हो जाएंगे, चाय वाले टोटल मेरे कितने हैं, चाय वाले टोटल है मेरे 3200। अब 1500 तो ये कॉमन ही होगा, इनमें से भी तो कॉमन होंगे। 1500 तो 1500 माइनस कर दो, जीरो जीरो, 12 में से 5 गया बच्चा 7, 2 में से 1 गया बच्चा 17। तो चाय वाले कितने होगा टोटल, चाय वाले होगा 1700। ठीक, 1500 अब ये है। तो कॉफी वाले कितने हैं, कॉफी वाले टोटल मेरे पास कितने थे, 2500 लोग थे, कॉफी वाले मेरे 2500 थे। तो अब 1500 तो यहाँ पे है, 1500 मेरे कॉमन है, तो बचेगा कितना, बचेगा मेरे पास 1000। 1000 लोग कॉफी पीते हैं। अब टोटल कितना हो गया, इन सबको जोड़ दो और 5000 में से माइनस कर दो, तो देखो कितना है 1700, ये कितना है 1500 और ये कितना है 1000। तीनों को जोड़ दो, जीरो का जीरो, 1 2 3, यहाँ पे भी जीरो, 7 5 12, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, 4200 आ गया। तो 5000 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो 4200 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 800 लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। ठीक, ये आंसर है, बस बहुत आसान है। आई होप समझ आया हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 साल पहले एक पुत्र की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 थी। 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक, तो मान के चलो कि ये एक जो सन है और ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उसकी मदर है, मदर की आयु होगी 3x और इसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 3/3 थी, मतलब सॉरी 1/3 थी। यदि इसकी मेरी मदर की आयु मैं 3x मान लेता हूँ, ये मैंने मान लिया है। 3x मैंने क्यों माना है, अच्छा देखो 3x इसलिए माना है क्योंकि ये जो बेटे की आयु है 1/3 है, मतलब 1/3 का मतलब इसमें मैं 3 का डिवाइड लगाऊंगा। ठीक, तो मुझे बेटे की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बेटे की वैल्यू x मिल जाएगी। ये क्या है, ये 5 साल पहले मैंने मान लिया है, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले ये है तो वर्तमान में लेके आओ, वर्तमान में लेके आएंगे मतलब इसमें 5 जुड़ जाएंगे। जब वर्तमान में लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें भी 5 साल बढ़ जाएंगे और इसमें भी 5 साल बढ़ेंगे। ये तो सिंपल सा बात है, दोनों में 5-5 साल बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद क्या है, कह दिया कि यदि वर्तमान में इनकी आयु का योग 70 है, इन दोनों को जोड़ना है वर्तमान में लाके, तो दोनों को जोड़ दो, x + 5 + 3x + 5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। देखो x का x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 5 और 5 जोड़ा तो हो गया 10, इक्वल में कितना आ गया 70। तो यहाँ से मैं 4x की वैल्यू निकालूंगा, 10 को दूसरी तरफ ले जाकर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। और अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो 4x इक्वल टू कितना आ गया 60 और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15।
60 में मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो 15 आ जाएगा, ये 15 है। ठीक, अब उसने पूछा क्या कि वर्तमान आयु बताइए, तो वर्तमान आयु तो मम्मी की ये है, तो इसमें वैल्यू रख दो आप 3, एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है 15 और यहाँ पे 5 और जोड़ना है, 15 3 45, 5 और जोड़ दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 50। ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर। बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेतना अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन उसी रास्ते वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस भी आ गई। ठीक है, मतलब उसी रास्ते गई, उसी रास्ते वापस आ गई। दोनों तरफा यात्रा करने में उसे 19 सही 1/2 घंटे लगे। तो चेतना के घर से शहर की कितनी दूरी है? हमें नहीं पता ना दूरी कितनी है, तो दूरी हम कितनी मान लेते हैं, मान लेते हैं दूरी हमारे पास डी है। कितनी दूरी है, टोटल दूरी डी है। अब वो जब गई है तो गई कितने किलो, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस बराबर डी अपॉन टी होता है। ठीक, अब इस बार 2 स्पीड दी हुई है तो मैं क्या कर दूंगा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, डी कितनी है, डी में मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता कितनी दूरी गई है, तो डी दूरी गई होगी, कितनी स्पीड से गई है, 8 की स्पीड से। तो दूसरी दूरी क्या है, वो जुड़ेगा क्यों, वापस लौट के आई ना, कितनी स्पीड से वापस लौट के आई, 5 की स्पीड से, जिससे उसे कितना टाइम लग गया, उसे टाइम लग गया इतना। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5d, ये हो जाएगा 8d और नीचे जो है नीचे हो जाएगा 40। इसको सॉल्व करो, 39/2 क्या करो, ऊपर जुड़ जाएगा तो ऊपर जुड़ के कितना हो जाएगा, चलो मैं आगे लिख देता हूँ, ऊपर जुड़ के कितना हो जाएगा, ऊपर जुड़ के हो जाएगा 13d और नीचे कितना रहेगा 40 और ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 2। 13 से 39 कटा 3 बार, इससे ये कटा मेरा कितनी बार, 2 बार, और डी का मैं 20 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर दूर वो गई। ये आंसर है इसका। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ना आया हो तो कमेंट में बता देना। अगला देखते हैं, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है तो वह संभावित संख्या क्या होगी। तो देखो मैं सिंपल सा बता देता हूँ, उसको सॉल्व नहीं कराना। एक संख्या का वर्ग, संख्या क्या मान लेता हूँ मैं, संख्या मान लेता हूँ x। ये जो x है, इस संख्या का जो वर्ग है उसी संख्या के 3 गुने से कितना अधिक है, 2 अधिक है। ये बन गया, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वर्ग समीकरण बन गई। वर्ग समीकरण को तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर कितने में टूट जाएगी, 2 एकम 2 में टूट जाएगी, माइनस 2 इज इक्वल टू ये। तो इसमें जब कॉमन वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 1 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी 2, एक आ जाएगी 1। ये इसका आंसर। ठीक, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे निकाल लो तो यहाँ पे अपन वैल्यू रख देंगे तो अपनी आंसर निकल के आ जाएगी। आगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा इतनी दी है 6√3 दी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का क्षेत्रफल जो होता है, सर जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की यदि मुझे ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई निकालने के लिए होता है मेरा √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में मैं लिख देता हूँ भुजा। ठीक, निकाल दो √3 डिवाइडेड बाय 2, भुजा, भुजा की वैल्यू कितनी दी है 6√3। इस 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। अब देखो √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 और एक 3 ये ऑलरेडी पहले से ही है, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर मेरा आंसर है। कुछ स्टफ नहीं आते हैं ग्रुप डी में, तो बस सही बात है ना। चलिए अगला चलते हैं। ऐसी लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से विभाजित करने पर हर बार 5 बचता है। तो इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम में 5 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा 6, 15, 18। इन सब का एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेके उसमें 5 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा। एक आदमी अपनी आमदनी का 2/5 हिस्सा खर्च करता है तो उसके पास 90 रुपए बचते हैं। तो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे। देखो यदि वो 2/3 खर्च कर रहा है, उसके पास टोटल के पैसे कितने होंगे। जब भी अपॉन में कोई भी वैल्यू आती है तो उसमें हम टोटल 100% क्या मानते हैं, 1 को मानते हैं। मान के चलो उसके पास 1 रुपए होगा, उसका 2/5 उसने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया। तो बचा क्या है उसके पास, 3/5 बचा है। ये 3/5 बचा है ना, ये 3/5 की बराबर में दिया हुआ है किसकी, 90 के बराबर में। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 30 बार। इस 5 का 30 में होगा मल्टीप्लाई, तो हमारी वैल्यू बन के आ जाएगी कितनी,
150। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा आंसर, 150 रुपये उसके पास स्टार्टिंग में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला तो यार हमने कल कर लिया था, ये कैसे आ गया? चलो ठीक है, अपन ने कल कर लिया था, एक बार देख लिया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 5:3:1 है, यदि उनका कुष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल 414 मीटर स्क्वायर है तो मीटर में उसकी भुजाओं की माप क्या होगी। ठीक, ये हमसे पूछा हुआ है। अब हमें एक बात पता होना चाहिए कि हमारा घनाभ जो होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यदि ये हमें पता है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो हमारा कितना होता है, 2 LB BH HL ये होता है। अब यहाँ पे हमारा H की वैल्यू, L की वैल्यू कितनी दी है, L की वैल्यू हमको दी है 5x मान दीजिए। क्यों हम x मान रहे हैं, क्योंकि रेशो के फॉर्म में, अनुपात के फॉर्म में दिया है। L की वैल्यू 5x हो जाएगी, B की वैल्यू 3x हो जाएगी, और जो H है, H की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ओनली x। अब ये हमें कितना दिया है, देखो ये हमें दिया है 414 इक्वल टू 2, L की जगह मैं कितना रखूंगा, 5x मल्टीप्लाई 3x, बीच में आएगा प्लस, फिर b की वैल्यू कितनी रखूंगा, b की वैल्यू रखूंगा 3x मल्टीप्लाई में यहाँ पे रखूंगा मैं x प्लस h की वैल्यू x और l की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5x। ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो 414 ये आ जाएगा, ये रहेगा 2, ये आ जाएगा 5 दिया 15 x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, कितना हो गया ये 15, 5 20 3 23, और 23 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 416, 2 इंटू 23x स्क्वायर, 23 दूनी होता है 46, तो यहाँ पे मेरा x स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 414 डिवाइडेड बाय 46, ये आ जाएगा। ठीक, तो इससे पहले देखिए 2 से ही काट दीजिए, 2 दूनी 4 जाएगा नहीं, 2 सत्ते 14, नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 23। अब 23 9 में कितना होता है, 207 होता है। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, √9, इसका मतलब आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। तो उसने क्या बोला, इनकी भुजाओं की माप बताइए। तो देखिए पहली भुजा कितनी है, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अपना आंसर तो आ ही गया है। पहली भुजा मेरी कितनी है, पहली भुजा मेरी 5x, 5x का है तो 5 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने का, 3 का, तो पहला कितना निकल के आ जाएगा, पहला निकल के आ जाएगा 15, दूसरा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और तीसरा ये है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x, सॉरी 3 9 और 50, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को करने में पूरा किया जाता है। ठीक है, देखिए जब भी आदमी वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, m1 h1 d1 डिवाइडेड बाय w1, m2 d2 h2 डिवाइडेड बाय w2, ये हम लिखते हैं। ठीक, अब इसी टाइप का हम इसमें लगेगा। देखो कितने लोग थे हमारे, m n होता है व्यक्ति, कितने व्यक्ति थे, 800 व्यक्ति थे। उन्होंने 30 दिन में तो काम करना था, लेकिन 15 दिन काम करने के बाद वो चले गए। कितने चले गए, 80 लोग चले गए, वो बाद में देखेंगे, लेकिन चले गए कितने दिन बाद, 12 दिन बाद। तो मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग जितना भी सॉल्व कर रहे हैं इतने दिनों से, आपने देखा होगा यदि आप मेरी पहले वीडियो देख चुके हैं, कि हमारे पास जो वैल्यू बचती है हम हमेशा उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 30 दिनों के लिए काम हो रहा था, इसमें से 12 व्यक्ति तो चले गए हैं, तो काम अब बचा कितने दिन का, 18 दिन का काम बचा हुआ है। तो इसमें मैं जो डे की वैल्यू रखूंगा वो कितनी रखूंगा, 18 रखूंगा। एच की वैल्यू तो दी नहीं है तो मैं नहीं रखूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, क्या काम करना है, कोई एक काम करना है। ठीक, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, अब लोग बचे कितने हैं, अब हमारे पास जो लोग बचे हैं वो 80 आदमी चले गए। 80 आदमी जब चले गए तो मेरे पास कितने बचे हैं, 720 लोग बचे हुए, 720 लोग बचे हैं। बाकी बचे हुए लोग द्वारा शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो दिनों में पूछा ना, कितने दिनों में, मतलब डे 2 की वैल्यू मेरे से पूछी, और काम क्या है, काम तो मेरा वही है, तो ये 1 से 1 कुछ मतलब ही नहीं है। अब आप क्या करो, इसको उठा के इसके नीचे ले आओ और सॉल्व करो, या फिर मैं अच्छे से जमाऊं तो देखो T2
इज इक्वल टू हो जाएगा 800 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 720। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 8 से गया, ये जाएगा 10 बार, और 8 नाम होता है 72, और 9 से 18 जाएगा 2 बार। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20, मतलब 20 दिनों में वो काम को खत्म कर देंगे। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल था लेकिन कंसेप्चुअल था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़िया, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 440 किलोमीटर है। ओके, एक ही समय पर दोनों ट्रेनें उन स्टेशनों से समानांतर ट्रैक पर चलती हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और एक ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। यदि दोनों ट्रेनों को 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी बचती है, 210 बचती है, तो ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति क्या होगी। ठीक है, इसमें हमें प्रति किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड पूछा हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हर बार की तरह मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है S बराबर D अपॉन T। ये मेरा क्या होगा, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें दोनों के बीच की दूरी हमें दी है 440। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 440। अब S1 एक ट्रेन है, S1 एक पहली ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं हम, कितनी मान लेते हैं हमें नहीं पता, तो x मान लेते हैं। S2 जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड पहली ट्रेन से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 5 किलोमीटर ज्यादा है। अब ये ट्रेन दोनों क्या जा रहे हैं, समानांतर उस पर आ रही है, लेकिन एक दूसरे की तरफ आ रही है, अलग अलग स्टेशन से आ रही है ना, एक स्टेशन इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, इन दोनों तरफ से आ रही है सेम टाइम पे, तो टाइम बराबर है, तो टाइम का तो हमें कुछ मतलब ही नहीं, हमारा टाइम क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कर देंगे इसमें, इसमें हम ये कर देंगे, देखिए आपको एक बार पता होगा, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि ट्रेन यदि समान दिशा में जा रही है, दोनों ट्रेन यदि समान डायरेक्शन में जा रही हैं, तो क्या होता है, ये S1 की है, ये S2 है, तो उनकी जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। लेकिन ट्रेन यदि मेरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इस तरफ जा रही है दूसरी इस तरफ जा रही है, तो जो उनकी स्पीड है ना, स्पीड उनकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, S1 प्लस S2 ये ऐड हो जाएगी। बस इसमें ये वाला कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पे जोड़ दो ही है। अच्छा, जोड़ने से पहले ये बता देते हैं कि ट्रेन जो है, ट्रेन ने क्या कर लिया है, 2 घंटे तो ट्रेन चल चुकी है, 2 घंटे ट्रेन चल चुकी है। यदि मेरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, एस एक्स किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है, तो 2 घंटे में ट्रेन कितनी चल देगी, 2 घंटे में ट्रेन मेरी चल देगी 2x, इतने किलोमीटर चल लेगी। और यदि ट्रेन S2 की स्पीड इतनी है, तो 2 घंटे में ये कितना चल लेगी, ये 2 घंटे मतलब 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, 2x प्लस 10। दूसरी ट्रेन कितनी चल गई, इतनी चल गई। ये अब हमारे पास जो टोटल स्पीड है कितनी, देखो ये भी हमारा कितना निकला है, इतने किलोमीटर ये चल गई है, इतने किलोमीटर ये चल गई है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किलोमीटर। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अभी चली कितनी है, 2-2 घंटे में चली हैं, और उनके दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करो, 440 में से माइनस 210 कर दो, कि कितनी चल रही है पता चल जाए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4x, ये 10 है तो 10 यहीं रहने दो, इसको जोड़ दो। देखो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 1 गया बचा 3, 4 में से 2 गया बचा 2, और यहाँ पे आगे में से सॉल्व करूंगा तो मेरी 4x की वैल्यू निकल कर आएगी 220, और इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 4×5 20, 4×5 20 55 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड रहेगी 55 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की इससे ज्यादा है, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो दूसरे की हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। ये दोनों मेरे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, एक बार और मैं वो कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, ट्रेन वाला वो अच्छा है। ट्रेन वाला मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, T1 ट्रेन है, जो D1 और S1 इसकी स्पीड है। एक दूसरी ट्रेन है T2, इसकी लंबाई D2 है और स्पीड S2 है। यदि ये समान डायरेक्शन में जा रही हैं, जब भी समान डायरेक्शन में जाती हैं, तो देखो स्पीड जो होती है वो मेरी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, माइनस हो जाती है। S1 ये जो साइन लगा है, ये टिल्ड का साइन होता है, इसका मतलब बड़े में से छोटी माइनस कर दो। और जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमेशा दोनों ही कंडीशन में ऐड होती है, दोनों ही कंडीशन में ऐड होती है, तो वो हो जाएगा D1
प्लस D2। ठीक, टाइम का कुछ इशू नहीं रहता, टाइम तो अपन देख लेते हैं। दूसरा क्या रहता है, यदि मान के चलिए दूसरा, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। दूसरा मान के चलो कि मेरी जो ट्रेन है, एक ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन। ये T1 ट्रेन है, ये T2 ट्रेन है, इसकी D1 स्पीड है, लंबाई, इसकी S1 स्पीड, D2 और ये S2। तो इसमें क्या रहेगा, इसकी जो स्पीड रहेगी, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो दोनों ही कंडीशन में जुड़ जाना है, तो ये जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2। ठीक है, ये D बना हुआ है, क्लियर, P नहीं है, D है, सॉरी ना, बस यही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ क्रमशः बी सी सी और ए बी भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो बी ई डी ई एक दूसरे को एक्स पर काटते हैं, डी ई सी एफ एक दूसरे को वाई पे काटते हैं, एक्स वाई का मान निकालिए। देखो इसमें क्या करने के लिए, ये अब आपने शायद नहीं किया होगा तो मैं बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आप एक इसमें थ्योरम लगती है, मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए मैं आपको बताता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। ये मेरा है ए, ये मेरा है बी, ये मेरा है सी, ये मैं लेता हूँ डी और ई। मिड पॉइंट थ्योरम जो होती है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि जो डी ई की वैल्यू होती है, डी ई यदि पैरेलल है, मतलब समानांतर है बी सी के, तो जो डी ई होगा, डी ई इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ बी सी, मतलब बी सी की वैल्यू जो भी होगी वो उसका हाफ होगा डी ई। ठीक, बस ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। यही वाला इसमें हमसे पूछा हुआ है, इसमें हमें लगाना है। देखो अब क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ क्रमशः बी सी सी ए और इसके मध्य बिंदु है। तो ठीक है, बना दो, मैं डायग्राम बनाता हूँ तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ये मेरा रहा डायग्राम, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको बी और इसको मैं मान लेता हूँ सी। ठीक, अब देखो डी किसकी, बी सी की मध्य बिंदु है, मतलब ये क्या हो जाएगा डी। ई किसका है, सी ए का, सी ए का, सी ए का क्या है, यहाँ पे हो जाएगा ई, और एफ कहाँ पे आ जाएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ठीक है, अब बीई डी, बीई जो है, बीई ये रहा, अच्छा ये ऐसे मिलाना नहीं था, एक मिनट, सॉरी, इसको अपन रफ कर देते हैं, मिलाना नहीं है अभी, चलो ठीक है, नहीं मिलाते हैं। अब जो दिया है बोलते हैं, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो बी ई है, ये बी से आप गए ई पर, बी ई और डी एफ, डी से लेके एफ, डी एफ एक दूसरे को एक्स पे काटते हैं। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ना, ये एक्स की पॉइंट, ये जो मिला ये वाला पॉइंट एक्स है हमारा। डी एफ डी ई अपना डी से लेके ई तक ऐसे मिलाया, डी ई, और सी एफ सी से लेके एफ ऐसे किया। ये एक दूसरे को बाय पे काटते हैं, यहाँ पे ये जो आ रहा है ये इनका क्या है, बाय है। तो एक्स वाई की वैल्यू बताइए, मतलब कुल मिला के इन दोनों की वैल्यू ये निकलवा रहा है। ठीक, आपको त्रिभुज दिख रहा है कैसा दिया हुआ है, देखो ये ऐसा दिया हुआ है कि एक ऐसा ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है ये। अब ये यदि अपन यहाँ से दूसरा से कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। सॉरी, ये जो दिया हुआ है इसको यदि मैं ऐसे मिला दूं तो देखो मेरा डायग्राम ऐसे ही तो बन गया, ए बी सी एफ ई। ठीक, अब ये बनाने के बाद उन्होंने क्या किया है, देखो ये देखो ऐसा बना दिया, इसको ऐसा उलट के बना दिया, मतलब इन्होंने यहां से कैसे बना दिया, ऐसा और ऐसा ई बना दिया। अब देखो मैंने क्या बोला था, एफ ई जो है, एफ ई मेरा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब ये जो इसकी वैल्यू है ई एफ की वैल्यू, ये मेरी कितनी निकल के आ गई, हाफ ऑफ बी सी। अब मैं बोलूँ कि यहाँ से मुझे इसके ऊपर की तरफ वैल्यू निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालना है, मतलब ये जो बीच की वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जो होगा वो मेरा हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। अब जो मेरा एक्स वाई है, हाफ ऑफ एफ ई की वैल्यू मेरे पास कितनी, एफ ई की मेरे पास वैल्यू 1/2 बी सी। तो आपस में जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4 बी सी, ये इसका आंसर।
अच्छा क्वेश्चन था यार, मतलब यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप सच में नहीं कर पाएंगे सर। समझ में ना आए तो एक बार और देखना, और यदि फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। नहीं है, ये मेरा लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बस वही घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। यार 17 क्वेश्चन कर दिए, पता नहीं।